दोस्तों, इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कि नाम डेली न्यूज में तो नहीं आता है, लेकिन जब भी कोई कंपनी लोन लेती है या बॉन्ड इशू करती है या डेट मार्केट से पैसे रेज करती है, तो ऐसे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में मात्र 3 ऐसी कंपनियां हैं, 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है रेटिंग एजेंसी इंडस्ट्री से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है एंड क्या ये इंडस्ट्री ऑलरेडी मैच्योर्ड हो चुकी है। डिटेल में बात करेंगे इन्हीं के बारे में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आपके लगा दिया है क्राइसिल का टेक्निकल चार्ट। स्टॉक मार्केट में जब भी हम एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी की, तो उसकी इंडस्ट्री और बिजनेस की एनालिसिस तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन टेक्निकली स्टॉक का प्राइस कब कब गिरा है और गिरने के बाद जब नया हाई बनाया है तो कितना उसमें अप्रिसिएशन हुआ है, जब गिरावट हुई है तो कितनी गिरावट हुई है। हिस्टोरिकली टेक्निकल एनालिसिस से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट बात होता है फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है या नहीं, हमें उससे पता चलता है। तो टेक्निकल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ये आपको मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल से बता देता हूँ। ये माई स्ट्रेटेजीज S4R पर है। जस्ट इन केस अगर आप S4R पर अभी तक नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया, वहाँ पे जरूर से जरूर आइए। यहाँ पे आप देखिए तो 1, 2 और तीसरी बार जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, राइट, ये सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, राइट। तीसरी बार जैसे आया और उसके नीचे गया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्राइस में मूवमेंट हुआ। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था 1, 2, 3, जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे की तरफ मूवमेंट आया। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, ये सब अगर हमें पता है तो हम बेसिकली स्ट्रैटेजीज अपनी क्रिएट कर सकते हैं अपने ओवरऑल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। तो S4R पर जरूर से जरूर आइए, चीज़ें चेक करिए, वहाँ पे हम नई इन्फॉर्मेशन भी अपडेट किया करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के स्टॉक्स के बारे में, कंपनियों के बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, ये है केयर रेटिंग्स। ये पर्टिकुलर कंपनी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। अब ये क्रेडिट रेटिंग कंपनीज क्या करती हैं, ये क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं दूसरे कॉर्पोरेट कंपनियों को। ठीक है, अब ये किस लिए होता है, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी ABC। अब ये केयर रेटिंग ने उस कंपनी को एक स्टेबल रेटिंग प्रोवाइड कर रखी है, एंड जब कोई दूसरी कंपनी या कोई इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर कंपनी से लोन रेज करने जाता है तो ऐसे में वो क्रेडिट रिस्क को एसेस कर सकता है एंड डिसीजन मेकिंग कर सकता है वेदर इन्वेस्टमेंट वहां करना चाहिए या नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो केयर रेटिंग है, राइट, ये क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही साथ इसके और भी बिजनेसेस हैं। यहाँ पे केयर रेटिंग्स अफ्रीका में करीब 78% का स्टेक है इसका, एंड केयर रेटिंग्स नेपाल में करीब 51% का स्टेक है इस पर्टिकुलर कंपनी का। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो लेटेस्ट जो इनका क्वार्टर रिजल्ट्स आया उसमें आप देखिए तो करीब करीब 19% के आसपास से ऑपरेटिंग इनकम ईयर ऑन ईयर ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। ईबिटा यहाँ पे करीब 24% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड मार्जिन यहाँ पे करीब 31% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 25%, एंड मार्जिन यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है PAT मार्जिन 26% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे फंडामेंटल्स ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए फंडामेंटल्स के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास है केयर रेटिंग की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है, डिविडेंड यील्ड 1.28% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.03 है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 6 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का केवल 5.5% के आसपास है, एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 30 के आसपास है, एंड PG रेशियो करीब करीब 1 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड, देखिए सिंपल सी बात है, सेल्स किस तरीके से ग्रो कर रहा है, सेल्स में 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना की वृद्धि हो रही है, या सेल्स जो 10 साल पहले थी, 5 साल पहले थी, उसी के आसपास रह रही है। इससे हमें काफ़ी कुछ समझने को, सीखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि कंपनी के शेयर प्राइसेस लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर रहे हैं एंड ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए 2015 में 260 करोड़ की सेल्स थी, 138 करोड़ का नेट प्रॉफिट था,
2019 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, 319 करोड़ का सेल्स एंड 138 करोड़ के आसपास अभी भी नेट प्रॉफिट था। 2023 में 280 करोड़ का, इनफैक्ट कम हो गई सेल्स एंड यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो गई, मात्र 85 करोड़ का ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिला। 2026 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब करीब 473 करोड़ का सेल्स एंड मात्र 174 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो सेल्स में जो ग्रोथ दिखनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं दिख पा रही एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखनी चाहिए, राइट, वो ग्रोथ नहीं दिख पा रही है। अब ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए सेल्स मात्र 2 गुना बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी मात्र 1.5 गुना कह लीजिए बढ़ रहा है, तो अगर शेयर प्राइस 5 गुना 10 गुना बढ़ जाता है तो फिर वहाँ पे शेयर प्राइस जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है ओवरऑल फंडामेंटल्स को, ये बात समझना होता है हमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो 2023 में करीब 20% FIIs थे, 55% पब्लिक थी एंड यहाँ पे 23% के आसपास DIs देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देख सकते हैं FIIs करीब करीब 23% के आसपास हैं, 31% DIs हैं एंड 45% यहाँ पे हमें ओवरऑल पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। तो इसमें प्रमोटर इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रमोटर शेयर होल्डिंग इनफैक्ट नहीं है। तो कुछ कंपनियां होती हैं जिनमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग नहीं होती है, डज नॉट मीन कि वैसी कंपनियां ग्रो नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं ICRA के बारे में। तो ICRA जो है सिमिलर सेम इंडस्ट्री की है, राइट, रेवेन्यू 31% से ग्रो कर रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू 31%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 32% से ग्रो कर रहा है एंड ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल्स देखें ICRA के तो 17% रिटर्न ऑन इक्विटी है, 23% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, डिविडेंड यील्ड 1.45% है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.02 है, पितृस्की स्कोर 5 का एंड सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में मात्र 9% के आसपास रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24 का एंड PG रेशियो यहाँ पे 2 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम इसका सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2015 में 322 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, मात्र 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2020 में 321 करोड़ का सेल्स, 97 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 2024 में 446 करोड़ का सेल्स एंड मात्र 152 करोड़ का नेट प्रॉफिट। एंड लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 करोड़ का ओवरऑल सेल्स एंड 183 करोड़ का ओवरऑल नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी उस तरीके से ग्रो कर रही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो बेसिकली डाटा हमारे सामने होता है, डाटा जब हमारे सामने होता है तो चीज़ें हमें पता होती है और चीज़ें पता होती है तो फिर डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं से हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो 2023 में, सितंबर 2023 में 52% प्रोमोटर्स थे, 15% पब्लिक थी और यहाँ पे 8% FIIs और 24% के आसपास DIs देखने को मिल रहे थे। दिसंबर 2024 में 52% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स, 14-15% के आसपास पब्लिक एंड यहाँ पे अगेन 9% FIIs एंड 23-24% के आसपास DIs देखने को मिल रहे थे। अगर हम लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखें तो FIIs यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिए, प्रोमोटर्स उतने ही हैं, 16% यहाँ पे पब्लिक हो चुकी है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 24-25% के आसपास अभी भी DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तीसरी कंपनी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्राइसिल लिमिटेड। तो ये जो तीनों कंपनियां जो हैं, राइट, केयर रेटिंग, क्राइसिल और इकरा, ये तीन की तीनों कंपनियां सेम इंडस्ट्री से हैं और 3 कंपनियों से ज़्यादा कंपनियां हैं नहीं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अब ऐसे में क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिवनेस रहती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाती है, यानी कि कंपनियां क्लाइंट्स एक्विजिशन करने के लिए मशक्क़त कर रही होती हैं, क्योंकि अब जो मान लीजिए कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, राइट, वो कोई क्राइसिल के पास जाएगा, कोई केयर रेटिंग के पास जाएगा, कोई थर्ड कंपनी इकरा के पास जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कंपेटिटिवली। ठीक है, तो क्राइसिल लिमिटेड यहाँ पे केयर रेटिंग्स प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एंड कोलेशन ग्रीनविच जो कि एनालिटिक्स वगैरह ये प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट क्वार्टर का अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो इनकम करीब करीब 29% के आसपास से ग्रो हो रही है, प्रॉफिट यहाँ पे 30% के 35% इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हो रहा है। एंड अगर हम फंडामेंटल्स पे ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 25% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33%, डिविडेंड यील्ड 0.55% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.1 है, पितृस्की स्कोर यहाँ पे 5 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 11% के आसपास रहा है, 37 के आसपास PE है एंड 5 के आसपास यहाँ पे PG रेशियो देखने को मिला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तीनों कंपनियों में जो डेट है वो ना के बराबर है, डेट का प्रेशर कंपनियों के पास नहीं देखने को मिला है, तीन की तीनों कंपनियां। बट यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखें तो कंपेरेटिवली पूरी इंडस्ट्री का तो 25 है, इन तीनों कंपनियों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्राइसिल का अगर हम देखें सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी तो 2014 में 1200 करोड़ का सेल्स था,
268 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 2020 में आप देखिए तो 1980 करोड़ का सेल्स हो गया, 355 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो गया। 2023 में 3100 करोड़ का सेल्स, 658 करोड़ का नेट प्रॉफिट। एंड लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 3600 करोड़ का सेल्स एंड 766 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपेयर टू ऑल द 3 कंपनी जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे 3-3.5 गुना के आसपास सेल्स में ग्रोथ हुई है एंड 3-3.5 गुना के आसपास ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ हुई है। तो इन तीनों में कंपेरेटिवली ये जो पर्टिकुलर कंपनी है क्राइसिल, इसकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है कंपेयर टू ऑल द 3। इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम क्राइसिल में देखें तो 2023 में 67% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 13% पब्लिक थी और यहाँ पे 20% के आसपास एफआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 67% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 14% पब्लिक है और यहाँ पे 18-19% के आसपास एफआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे आप देखिए तो ये तीन की तीनों कंपनियां राइट, इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं हुई है। जैसा कि हम देखते हैं राइट, जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कंपनियां होती हैं उनमें सेल्स 20-25% ग्रो कर रहा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी 20-25% से ग्रो कर रही होती है। ऐसे में वो कंपनियां 5 गुना, 10 गुना, 15-20 गुना तक दिख जाती हैं हमें जाते हुए। तो सवाल ही वही आ जाता है कि ऐसी कंपनी में ग्रोथ आएगी कहाँ से। देखिए, ग्रोथ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से आ सकती है। इंडिया का जो क्रेडिट मार्केट है वो ग्रो होता है एंड डेट मार्केट एक्सपैंड होता है या ग्रो होता है, तो ऐसे में कंपनियों में ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, कंपनीज को एक्सपेंशन करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए होते हैं, तो ऐसे केसेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा होता है। सो लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऐसे में कुछ रिस्क भी यहाँ पे एसोसिएटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है रेगुलेटरी का रिस्क, दूसरा है रेपुटेशन का रिस्क और तीसरा जैसे कि हमने डिस्कस किया कंपटीशन का रिस्क। सो ऑल इन ऑल रेटिंग इंडस्ट्री जो है राइट, वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन सिंस भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड क्रेडिट रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो सकता है। इन तीनों कंपनियों में किसकी ग्रोथ ज़्यादा सस्टेनेबल दिख रही है एंड किसकी वैल्यूएशंस रीजनेबल है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।